143 यानी 143 पोजीशन है इंडिया का। ये लोग हैं, उनके पास भारत का 40% पैसा है। और अगर जॉब लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो बहुत बुरी बात हो जाती है। क्योंकि रिपोर्ट थी उसमें 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने बीए किया था और 49.12 लाख लोगों ने बीएससी किया था और 43 लाख लोगों ने बीकॉम किया था और 23 लाख लोगों ने बीटेक किया था। अभी आप किसी से पूछ लीजिए कि आप बीएससी या बीकॉम में या एमएससी में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, तो वो भी लोग नहीं बता पाते। और अगर आप सिलेबस की बात ही छोड़ दो कि वो सिलेबस में क्या बताएंगे। और इसमें देखिए परसेंटाइल का गेम क्या होता है। परसेंटाइल वो चीज़ होती है कि अभी मैं परसेंटाइल का एक गेम आपको बताता हूँ कि परसेंटाइल कैसे आप देख सकते हो। का जो आग होता है यानी अग्नि होती है, उसकी पर्यायवाची होती है पावक, अनल, आग और कृषाणु। तो इसका दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है वो किसी को भी नहीं पता। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने इकोनॉमिक पे थोड़ा सा चर्चा पीछे करना चाहूँगा। जैसे कि जो कंट्री होती हैं वो 3 टाइप्स में इकोनॉमिक में बटी होती हैं। पहला है लिबरल या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक, मतलब इसका होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। और दूसरा होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक, मतलब कि समाजवाद अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और लिबरल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेसिकली अंतर ऐसा होता है कि जो राज्यों का नियंत्रण अधिक होता है, मतलब कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक में, और जो निजी क्षेत्रों का वो कम होता है। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो कम रहते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ज़्यादा होता है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और सेम कंडीशन इसमें है कि मतलब कि अगर मतलब कि निजी क्षेत्र ज़्यादा है और राज्य का स्तर अर्थव्यवस्था कम है, यानी उनका हस्तक्षेप यानी शक्तियाँ, तो उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब कैपिटलिस्टिक है। यानी कि यहाँ पे निजी क्षेत्र का योगदान देश में सबसे ज़्यादा होता है और राज्यों का योगदान मतलब कि देश में कम होता है। जैसे कि आप और अपने जो इंडिया का इकोनॉमी है वो दोनों मिक्स्ड है, यानी कि निजी क्षेत्र का भी हस्तक्षेप बराबर है और राज्यों का हस्तक्षेप भी बराबर है। जैसे कि यूएसए में सभी चीज़ प्राइवेट अधिकतर है। इसका कहने का मतलब कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब कि प्राइवेट चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हैं और जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं वो बहुत कम होती हैं। तो समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था बात करें तो उसका एग्जाम्पल भूतपूर्व सोवियत संघ था। तो इंडिया में यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे राज्य और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बस की व्यवस्था, बस यानी जो इंडियन बस होती हैं वो सरकारी बस भी होती हैं और प्राइवेट बस होते हैं। कॉलेजेस देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो ये सब मतलब कि हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन के बारे में। देखिए इंडियन एजुकेशन अपना जो है वो उसको इम्प्रूवमेंट करने की थोड़ा सा मतलब कि आ गया है। जैसे कि बोलते हैं कि लीक वही नहीं, तो लीक जो है उसको सुधार करना चाहिए कि जो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है तो उसके बाद इकोनॉमिक में यानी अपने चीज़ों में सुधार इम्प्रूवमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं अभी बात करता हूँ इंडियन एजुकेशन पे। जैसे कि अभी जो बीए के छात्र हैं या बीएससी के छात्र हैं या अदर चीज़ों के छात्र हैं, तो जो अपने इंडिया में 3 टाइप्स के सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं कि या तो बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीएससी करेंगे, यही सब है। लेकिन अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि 2020 की एक रिपोर्ट थी, सरकारी रिपोर्ट थी। उसमें 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने बीए किया था और 49.12 लाख लोगों ने बीएससी किया था और 43 लाख लोगों ने बीकॉम किया था और 23 लाख लोगों ने बीटेक किया था। बात यहाँ पे है कि जो लोग बीटेक या बीकॉम करते हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पाती। ऐसे क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है उस कैटेगरी में। अभी आप जाके पूछिए कि किसी बीए वाले से, बीएससी वाले से जो केमिस्ट्री लिया है अपने 3rd सेमेस्टर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो बहुत ही मुश्किल हो पाता है कि मैक्सिमम बच्चे अच्छे से पूरा सिलेबस अपना बता पाएँ। यहाँ तक लोग जो अपना सब्जेक्ट भी नहीं बता पाते, जो एजुकेटेड माने जाते हैं। अभी आप किसी से पूछ लीजिए कि आप बीएससी या बीकॉम में या एमएससी में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, तो वो भी लोग नहीं बता पाते। और अगर आप सिलेबस की बात ही छोड़ दो कि वो सिलेबस में क्या बताएंगे। अभी मैं बात करता हूँ और चीज़ों के बारे में कि इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखिए।
कि इंडिया अपने देश में मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा रैंक रखता है। तो इसके बारे में देखिए, जो बेरोजगारी की दर है यानी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो इंडिया में टोटल देशों में से यानी टोटल कंट्री में से 7वें नंबर पे है। ये कितनी दुखद बात है कि मतलब बेरोजगारी इंडिया में 7% है, 7 नहीं अभी 8% हो गया है बेरोजगारी। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बहुत बड़ा इंडेक्स होता है कि मतलब कि मानव विकास सूचकांक इसको बोलते हैं। ये 2023 और 2024 की रिपोर्ट है। इसमें इंडिया की 193 देशों में से 134 रैंक आई थी। ये कितना है देखिए। अभी जो पड़ोसी देश हैं उनका भी रैंक देते हैं। चाइना का 75 रैंक आया था, श्रीलंका का 78 रैंक आया था, भूटान का 125वां रैंक आया था, बांग्लादेश का 129 रैंक आया था। ये हो गया। अभी पर कैपिटा इनकम की अगर बात कर ले तो 195 देशों में से 143 यानी 143 पोजीशन है इंडिया का। ये कितना ही दुखद बात है। अभी इंडिया के जो 1% लोग हैं उनके पास भारत का 40% पैसा है। और जो कि अभी एक और चीज़ है कि 69% जो इंडियन लोग हैं वो ये फील करते हैं कि उनको जो जॉब कैटेगरी में वो अंडर पेड किया जाता है। आप अभी देखिए कि जितने भी लोग जॉब कर रहे होंगे दिल्ली या कहीं वगैरह में, तो वहाँ पे न उनको HRA वगैरह कुछ नहीं मिलता और इन हैंड सैलरी उनको लगभग 9,000 10,000 लगभग मिलती है, जिनके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है। तो इंडियन मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को लाना बहुत हमारी विचार से कि बहुत ही ज़रूरी हो गया कि स्किल्स सिखाया जाए, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। अभी मैंने बात किया कि सब्जेक्ट अभी जो भी BSc MSc किया है वो अपना प्रॉपरली सब्जेक्ट नहीं बता पा रहा है, सिलेबस की बात ही छोड़ दो। तो उसके अंदर जो क्या है वो फॉर्मूले वगैरह वो तो दूसरी बात है। अब बात करें थे स्किल्स के ऊपर न, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें अच्छी से सिखाई नहीं गई थी। प्रैक्टिकल नाम से कोई चीज़ ही नहीं होता यहाँ पे। अभी देखिए, अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए कि जो हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7वें कितना परसेंट है, 7वें नंबर पे है पूरे टोटल कंट्री में से। तो अभी देखिए कि बुरुंडी और चाड और नाइजर जैसे देशों में 1%, 1.4%, 0.5% बेरोजगारी है। ये हो गया इंडिया मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जहाँ पे जिनको गरीब देश माना जाता है बुरुंडी, चाड, नाइजर, उन लोगों का 1.4 और 0.5% बेरोजगारी है। और अगर बात कर लेते हैं जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है उसकी बात करते हैं तो US यानी अमेरिका में 3.6% बेरोजगारी है और चाइना में 4.9%, जापान में 2.6 और जर्मनी का 3%। अभी जो फ्रांस है, ताजुब की बात है, फ्रांस और इटली इनका भी बहुत हाईएस्ट है, यानी फ्रांस का 7.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इटली का 8.1 एम्प्लॉयमेंट रेट है। अभी देखिए कि मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो इंडियंस हैं वो खाली BA BSc या BCom यही सब करते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि MBA किए हैं और BTech किए हैं फिर भी अच्छा जॉब नहीं पाते हैं और अंडर पेड होते हैं, मतलब उनको अच्छा सैलरी वगैरह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, चाहे ITI किए हों वो लोग या पॉलिटेक्निक किए हों, क्योंकि वो स्किल्स नहीं है तो उनको एज ए लेबर कास्ट में डाला जाता है। तो अभी मैं कोर्स के बारे में बताता हूँ कि कितने सारे कोर्स हैं, कितने सारे कैरियर्स हैं उसके बारे में। देखिए क्या है कि पहला है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इन ह्यूमैनिटीज़ आपने इसके बारे में देखा है, फिर कॉमर्स फैकल्टीज़ के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फॉरेन लैंग्वेज, लॉ एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स और एंड अप्लाइंड आर्ट्स और फैशन टेक्नोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड जियोमोलॉजी और आर्किटेक्चर्स और एग्रीकल्चर एजुकेशन और पैरामेडिकल एजुकेशन, फार्मेसी, मेडिकल एजुकेशन एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट और इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, NDA एंड NA एग्ज़ाम। ये सब ये तो हो गया। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी बहुत सारे हैं जैसे कि SSC CGL, SSC CHSL। अभी बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि वो चीज़ें लोग पूछते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं कि आग का जो आग होता है यानी अग्नि होती है उसकी पर्यायवाची होती है पावक, अनल, आग और कृषाणु।
तो इसका दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है वो किसी को भी नहीं पता कि इसका दैनिक जीवन में यानी प्रायोगिक में क्या इसका फ़ायदा है इसका। और आप देखेंगे कि जो सीजीएल का मैथ्स आता है या सीजीएल का जो जीएस होता है वो जीडी के जीएस के जैसा होता है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस सेम ही रहता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो जीडी का काम करता होगा वो ये सब एजुकेशन उनको परस्यू करना कितना अनवेयर तरीके से किया जाता है। तो अगर उनकी सिलेबस में थोड़ा इकोनॉमिक और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताया जाए या म्यूचुअल फंड स्टॉक्स वगैरह और तमाम चीज़ एसआईपी के बारे में बताया जाए तो बहुत ही अच्छा नहीं होगा कि अगर वो कुछ न कर पाए तो कुछ न कुछ वहाँ पे उनको लाभ ज़रूर मिलेगा जो कि वो सीखे थे इकोनॉमी के बारे में। न देश का बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी बताया जाएगा, जबकि हिस्ट्री में वही चीज़ें रटाई जाएंगी, ये कब हुआ था वो कब हुआ था। तो इन सब चीज़ों के बीच में सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें देखिए परसेंटाइल का गेम क्या होता है। परसेंटाइल वो चीज़ होती है कि अभी मैं परसेंटाइल का एक गेम आपको बताता हूँ कि परसेंटाइल कैसे आप देख सकते हो। मान लीजिए आप एक कुआं या कोई गड्ढा खोद रहे हो तो जो सबसे पहले आप निकालते हो मिट्टी निकालते हो वो 80% तक होती है, यानी 80% तक आप सहलता से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, 80% परसेंटाइल ला सकते हो। और जब तक 80 to 90% होता है तो मान लीजिए वो ईंट का परत आप निकाल रहे हो, खुदाई कर रहे हो तो वो ईंट का परत निकल रहा है, तो 80 से 90% और भी टफ हो जाता है कंपेयर टू 80% लाने में। यानी 80% बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, फिर भी लोग निकाल लेते हैं। और फिर 80 से 90% तक आते आते आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 80 to 90 वो मान लीजिए कि वो आप ईंट खोद के निकाल रहे हो और बाकी जो 80% के पहले निकाले थे वो मिट्टी खोद के निकाले थे। और जो 90 to 95 या 99% है वो लोहे जैसा होता है कि आप उसको लोहे खोद कर अपना परसेंटाइल इम्प्रूव कर रहे हो। देखिए जो परसेंटाइल का गेम है वो बहुत ही खतरनाक होता है कि परसेंटेज तो अच्छे लोगों को आ जाते हैं, 85% लोग स्कोर कर लेते हैं, 90% तक स्कोर कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि परसेंटाइल जो है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनसे आगे हो जाते हैं, तो उसमें परसेंटाइल बहुत ही मैटर करता है क्योंकि सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होता है। तो परसेंटाइल में 5% और 10% जो बाद में होते हैं 90 to 95%, उनका आप देखोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने बाद निकलता है। 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल तक लोग मेहनत करते हैं तब जाके उनका कोई एग्ज़ाम क्रैक होता है। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं जो कि लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है कि लोग इसमें बहुत ही होपलेस हो जाते हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं वो कितने साल लगाते हैं प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद अगर जॉब लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो बहुत बुरी बात हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई भी स्किल नहीं होता जो कि वो आज तक सीखते आए हैं, यानी कि जो भी आज लोग सीखे हैं। क्योंकि जो एजुकेशन है और जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है या कुछ और सेक्टर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है दोनों में। तो इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है।